नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पाइथागोरस थ्योरम करके दिखाई थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 कराने वाला हूँ। तो इसमें एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ऐसा होता है कि एक त्रिभुज अगर आपको बनाना है, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो आपको साइड्स लिखी हो ए, बी और सी। मैं इसको ऐसा लिखता हूं, 3 साइड्स होंगी आपके पास, एक ए बी, एक बी सी और एक सी है। ये 3 साइड्स आपको गिवन होंगी। तो त्रिभुज कब संभव है बनना, संपूर्ण त्रिभुज कब बनना संभव है, ये दूर की बात है। पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा त्रिभुज कब बनेगा। तो त्रिभुज बनने के लिए ऐसा होना चाहिए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। ओके, मतलब कहने का ये है कि अगर ए बी जो है और बी सी में हम ऐड कर दें तो वो सदैव जो है ए सी से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को हम आपस में जोड़ें तो उसका जोड़ जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा अगर आता है तभी त्रिभुज संभव होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। किसी की औकात नहीं कि वो त्रिभुज बना दे। तो दो त्रिभुजों, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज तभी संभव है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं है। अब आती है बात संपूर्ण त्रिभुज की, कि संपूर्ण त्रिभुज कब संभव है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर बाद में इसको मैं हटा दूंगा। संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक आपके पास बड़ी भुजा होगी, फिर दो अन्य भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर ये पहली भुजा होगी, उसका वर्ग करिए, और जो आपके पास दूसरी भुजा होगी उसका वर्ग करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। संपूर्ण त्रिभुज तभी संभव है। तो ये जो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं, कुछ भुजाएं दी हुई हैं, तो इन भुजाओं को देखकर हमें बताना है कि यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो बच्चों, मैं ये इसको हटाता हूँ और हम क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेजरमेंट दिए हैं 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा हमारे पास है 25 यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हो गया 25 का वर्ग होता है बच्चों 625, 24 का वर्ग होता है 576 और उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है 625 वो बराबर है कि नहीं है शेष दो भुजाओं के। तो ये 576 प्लस 49, तो बच्चों ये 625 हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ओके, तो यहाँ तक हम बता पाए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इस स्थिति में ये स्टेटमेंट जो है वो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति में इन्होंने ये कहा है कि इस स्थिति में कर्ण भुजा की लंबाई चाहिए। तो बच्चों, कर्ण जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी वाली यहाँ पर 25। तो बच्चों, कर्ण कौन सी भुजा निकलेगी 25। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा काम करना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद जो दो भुजाएं बची हैं उनका भी वर्ग कर दीजिए। तो बड़ी भुजा का जो वर्ग आएगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, अदरवाइज नहीं।
अगर ऐसा आ जाता है तो हम फिर ये देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कौन है, जो हमारे पास 25 आई है। तो इस स्थिति में 25 जो है वो कर्ण बन जाती है, और यही चीज हम इन सब में करके देखने वाले हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 8। तो 8 का स्क्वायर हम करते हैं, आता है 64। फिर बच्चों 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 36, और फिर 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 9। अब हम देखते हैं कि जो 64 है क्या वो 36 और 9 के योग के बराबर है। तो ये 64 हो गया, और ये बच्चों यहाँ पर आएगा 45, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी भुजा का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब समकोण त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो कर्ण का हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि कर्ण भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर कर्ण का कोई लेना देना ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 100। तो 100 का वर्ग निकलेगा, ओके। फिर ये 80 आता है, 80 का वर्ग हम करेंगे तो निकलेगा 6400। फिर 50 का वर्ग करेंगे हम तो बच्चों 50 का वर्ग निकलेगा 250, 2500 निकलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये 1000 है बच्चों, ये 6400 और प्लस 2500 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो 1000 आपका है, सॉरी 2 यहाँ पर है, तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब आप जोड़ दीजिए तो 0 0 5 4 9 6 2 8। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज संभव नहीं, समकोण त्रिभुज संभव नहीं। अब जब त्रिभुज ही संभव नहीं है तो कर्ण का हम क्या करेंगे। अब इस तरह से हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पर जो बड़ी भुजा है वो 13 हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है। तो हम यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग करने वाले हैं, 13 का वर्ग, तो ये आता है 169। 12 का वर्ग करते हैं तो ये आता है 144, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों ये आता है 25। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। इनको जोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा। हम देखते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यहाँ पर मिल गया है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब अगर समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है तो बच्चों सबसे बड़ी भुजा कौन सी आएगी, 13। तो यहाँ पर कर्ण कौन सी भुजा बन जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह से एक ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है समकोण त्रिभुज बनाता है, और एक ये वाला स्टेटमेंट समकोण त्रिभुज बनाता है। बाकी ये कितने भी स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेटमेंट दिए थे, ये किसी भी तरह से समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और समझें। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके बच्चों, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी करके दिखा चुका हूँ आपको, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपको करना क्या है कि जिन त्रिभुजों में ये भुजाएं आपको मिलती है ना, उन त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध कर दी और चुपचाप उसको उठाकर ऐसे ही लिखिए भुजाओं का अनुपात। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप लगाना चाहें तो ये भुजाओं का अनुपात कैसे जमाते हैं ना, ये हम पाइथागोरस थ्योरम जब अभी आपको प्रूव करके दिखाए थे तो वहाँ मैंने आपको एक मेथड बताया, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल त्रिभुजों को समरूप करने के बाद आप हूबहू ऐसे ही लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी यही करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए देखते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक पी क्यू आर, ऐसे छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे सुंदर सा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इन्होंने कहा जिसका पी कोण समकोण है, तो एक बात ध्यान देखिए, जब पी समकोण कहा है इन्होंने तो फिर पी हम यहां पर बनाएंगे, पी क्यू और आर। ये कोण इन्होंने कहा समकोण है, तो इसका मतलब इस जगह पे समकोण बनता है, तो पी को हमें यहीं पर लिखना होगा। ऐसा करने के अलावा हम नहीं कर सकते। तथा क्यू आर पर बिंदु एम, क्यू आर कहाँ है ये देखिए, इस पर एम कहीं पर बिंदु है, इस तरह से इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर पर।
तो बच्चों PM ये हुआ ऐसे, ये लंब हो गया आपका। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको थ्योरम पाइथागोरस करके दिखाई थी, वहाँ पर भी डिक्टो सेम टू सेम फिगर ऐसा ही बना था, चित्र ऐसा ही बना था। तो भुजाओं का अनुपात हमने कैसे लिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें दिखाना है कि PM स्क्वायर, तो इसको जरा मैं ऐसे लिखूँ तो कोई परेशानी है? बताइए जरा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या आपको कोई परेशानी है? देखिए आप PM को मल्टीप्लाई करेंगे तो PM स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसको इसलिए यहाँ बताने की कोशिश की ताकि आप भुजाओं का अनुपात आसानी से समझ जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए PM और QM ये दोनों छोटे त्रिभुज की भुजाएं हैं, और MR ये रहा आपका इस वाले त्रिभुज का, और PM कहाँ रहा, ये वाला। तो कहने का मतलब ये और ये। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बार हम बड़े त्रिभुज को ले लेंगे, एक बार छोटे त्रिभुज को ले लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, इसको ले लें और एक बार बड़े त्रिभुज को ले लें। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन त्रिभुजों को समरूप यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि PM हमारे पास ये वाली भुजा है, QM हमारे पास ये वाली भुजा है, MR हमारे पास ये वाली भुजा है, और PM हमारे पास ये वाली भुजा। एक तरीका और भी है, आप इनको और इनको समरूप कर दीजिए, तब भी हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको हम अगर ऐसे कर लें, ये भी कर सकते हैं। आप बड़ा त्रिभुज ले लीजिए और एक छोटा त्रिभुज ले लीजिए, तब भी हमारे पास चीज़ें आसान हो जाएंगी। या फिर आप इनको ले लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, त्रिभुज PQR व PQM हमको कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, एक छोटा त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज PMR ये वाला त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज व PMQ में। अब बच्चों इनको समरूप सिद्ध करना है हमको, कैसे करेंगे। देखिए दोनों त्रिभुजों में ऐसा है कि ये आपके पास 90-90 कोण है, कोण M बराबर कोण M बराबर 90, ये आपके पास उभयनिष्ठ है, और ये भुजा आपके पास कॉमन है। PM आपके पास क्या है, कॉमन हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप भुजा और त्रिभुज में लिख सकते हैं, भुजा और कोण में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे भुजा कोण समरूपता से। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज PMR समरूप हो जाएगा PMQ में। ये देखिए हो गया। अब अगर ये समरूप हो जाते हैं तो बच्चों आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आप ये जिन भुजाओं के अनुपात के बारे में कह रहे हैं ना, तो जिन भुजाओं के अनुपात के बारे में कह रहे हैं आप उनको ले लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा। दो भुजा आपके पास कॉमन मिल रही ना, उसको आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ऐसे करके, और आप यहाँ पर इसको QM लिख लीजिएगा और इसको MR लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PM स्क्वायर QM इंटू MR हो जाएगा। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये त्रिभुज समरूप यहाँ पर कैसे सिद्ध करने हैं। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेम टू सेम क्वेश्चन सारे ऐसे ही करने हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। आइए बनाते हैं। तो एक ABD बनाया हमने बच्चों, ये देखिए ABD बना दिया, लेकिन इसमें उन्होंने कहा जिसका A कोण समकोण है, तो बच्चों समकोण यहाँ पर बनता है ABD, हो गया। तथा AC लंब है BD पर, तो AC लंब है BD पर। ओके, अब हमें प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन कैसे प्रूव करना है, पहली चीज आपको प्रूव करनी है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। तो आप क्यों ना इसको ऐसा लिख लें, तो कोई परेशानी है। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, आप इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे। आपके पास AB और BC कहाँ है, AB ये भुजा है और BC ये भुजा है, मतलब इस त्रिभुज की भुजा की बात हो रही है। BD आपके पास कहाँ है, BD आपके पास ये पूरी भुजा है, और AB कहाँ है, ये पूरी भुजा है। तो कहने का मतलब ये वो एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे।
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व ए बी सी में। अब आप इनको समरूप से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी डी और ए बी सी। तो बच्चों ये कोण कॉमन हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, ये हो गया आपका कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। इसके अलावा कोण सी बराबर 90, ये आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पर कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। हो गया? तो अगर हमारे त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें जमा देना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, ए बी और अपॉन बी सी। अब ए बी ये भुजा रही, बी सी ये भुजा रही, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, बी डी करना है, और वहाँ पर आपको फिर से ए बी दिखा देना है। तो ये बी डी लिख लीजिए और ये ए बी लिख लीजिए, मतलब एक भुजा आपकी कॉमन रहेगी यहाँ पर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, बी सी इंटू बी डी। देखिए ये आपका ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाता है। अब आपको ये बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। अब ये बचे हुए क्वेश्चन आप इसी वाले मेथड से करिए और मैं इनको यहीं पर छोड़ता हूँ। आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल यही मेथड आपको यूज करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इनको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। तो बच्चों एक यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, इन्होंने कहा कोण सी समकोण है। तो बच्चों समकोण ये बना तो इसको सी लिख देंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसको आप बी लिख सकते हैं, ए बी सी। ओके, अब इन्होंने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है तो ये किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बच्चों कितना है, 90 अंश। ओके, और क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी। ये 2 चीजें हमको ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए 2ac स्क्वायर। अब बच्चों कैसे उपपत्ति करेंगे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन से कैसे उठाते हैं, ये कहता है ए बी स्क्वायर, तो बच्चों ए बी आपका ये है ना। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसका मतलब आपको कर्ण का वर्ग करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए जो कि मिल गया, ए सी चाहिए जो कि मिल गया, बी सी फर्जी है, इसको हटाइए। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, बी सी बराबर ए सी है, बी सी बराबर ए सी, ये चीज पता है ना, तो ये उठा के यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर हम फिर से ए सी लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम इसी तरह से इस क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है वाला। चलते कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या चीज ज्ञात है, देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, ये देखिए मैंने नहीं कहा ये समकोण है, बनाया वैसा है। तो इन्होंने कहा कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर सी लिखा, क्योंकि इन्होंने ये कहीं पर लिखा नहीं कि सी कोण समकोण है या बी कोण समकोण है, तो हम किसी को भी कोई भी जगह पर ले सकते हैं। अब इसमें दिया क्या हुआ, ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए सी ऐसा ना लिखे ताकि थोड़ा सा फीलिंग वैसी आनी चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं बी। ओके, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने कहा कि ए सी इक्वल टू बी सी, तो बच्चों ये 2 भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, ये नहीं दिख रही, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है।
तो यहाँ पर हमको दिया है AC इक्वल्स टू BC। ओके, और एक बात दी है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। और बच्चों में प्रूफ क्या करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब ये है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण भुजा होगी, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तब हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, देखिए हमें ये चीज गिवन है ना, तो यहीं से उठा लेंगे, जो भगवान ने दिया ना उसी से काम शुरू करने वाले हैं। तो जो चीज दी है उसी से काम करेंगे। आइए थोड़ी चतुरता दिखाते हैं। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर लिख लिया, ये चीज आपको ज्ञात है। अब इसको जरा खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों ये 2AC स्क्वायर लिखा हुआ, तो क्या हम इसको ऐसा लिख ले तो आपको कोई परेशानी, कोई दर्द हुआ नहीं हुआ ना। आइए अब जरा देखिए AB स्क्वायर, अब ये AC स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दीजिए, दोनों में से एक को। अब ये AC और BC आपस में बराबर है बच्चों, तो हम एक AC को BC से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AC इक्वल्स टू BC है बच्चों, तो हम एक AC को BC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। तो ऐसा कहाँ होता है, पृथ्वीलोक में ना, समकोण त्रिभुज में ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों अगर और भी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय का विलोम, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर मिल गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन एकदम अलग है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। पहले ऐसे ऐसे। अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC की भुजा जो है वो 2A है। तो आपकी ये भुजा 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी। तो अगर भुजाएं समान होती हैं तो उसके किसी भी शीर्ष से आप एक शीर्ष लंब खींचे तो उसकी लंबाई सदैव बराबर होती है। तो अगर हम एक यहाँ से शीर्ष लंब डालें, ओके, यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये एक शीर्ष लंब डाल दिया हमने, इसका नाम रख दिया D। तो यहाँ पर हम चीज को लिखेंगे AD शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया शीर्ष लंब है, डाला गया शीर्ष लंब है। अब ये बोल रहे हैं कि शीर्ष लंब है ना, तो फिर ये 90 अंश हुआ कि नहीं हुआ। अब एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। अब अगर शीर्ष लंब जो है उसका एक अनोखा काम होता है, शीर्ष लंब जिस भुजा पर गिरेगा उसके दो बराबर भाग करेगा। तो शीर्ष लंब BC को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, BC जो है वो BD प्लस CD ये दो भागों में बढ़ जाएगी। हालांकि इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम BD को निकालना चाहें, BD को निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BC। समझिएगा जरा। तो ये AB हुआ और BC का मतलब हुआ 2A, तो ये हो गया 2A, 2 कैंसिल हो गया। तो BD का वैल्यू कितना आया, ओनली A। तो ये वाली भुजा जो हमारे पास होगी ये वाली, ये हो जाएगी ओनली A। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा ये लंब कर्ण हो गई हमारे पास, ये आधार हो गई। अब हमको लंब का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज में अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं त्रिभुज ADB
बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है, कर्ण का वर्ग मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमें ए डी की वैल्यू पता करनी है, हमको क्या पता करना है, ए डी की वैल्यू पता करनी है। कोई बात नहीं, ए बी का वैल्यू आपको पता है 2a, तो आप 2a ऐसा लिखिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। बी डी का वैल्यू है आपका a, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये रहेगा a स्क्वायर, ये रहेगा ए डी स्क्वायर। a को इधर ले आइए तो ये 4a स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये ए डी स्क्वायर है। अब आपस में ये घट जाएंगे तो ये बचेगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे, यहाँ वर्गमूल चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी। अब चूंकि इसका स्क्वायर है ना, तो ये वर्गमूल में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो एक पेयर बन के बाहर आएगा, तो ये √3 अंदर रहेगा और a बाहर रहेगा, ए डी। ये रहा आपका शीर्ष लंब। और आप चाहे यहाँ से लंब डालें और चाहे आप यहाँ से लंब डालें, चाहे यहाँ से लंब डालें, तीनों शीर्ष लंबों की भुजा आपस में बराबर निकलेगी। तो बच्चों इस तरह से हम इस वाले वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन करके दे रहे हैं, और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और तब तक आप इसको देखिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।